नमस्कार। अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि थंबनेल में दिख रहा है भारतीय संविधान, तो मैं प्रकाश कुमार आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ एक भारतीय संविधान के टॉपिक को लेकर। आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करने से पूर्व अपन समझ लेते हैं कि ये संविधान है, शब्द है, वो कहाँ से आया, क्या इसका अर्थ होता है और किस तरह से है वो संविधान का है वो अपना निर्माण हुआ। तो आइए देखते समझते हैं। संविधान, तो संविधान का सामान्य अर्थ अगर अपन देखते हैं तो ये अर्थ होता है इसका महत्वपूर्ण विधि। महत्वपूर्ण विधि यानी इसको सिंपल तौर पर अपन ये कह सकते हैं कि संविधान एक वो चीज होती है जिसके आधार पर किसी भी देश की कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था को चलाया जा सकता है। सामान्य शब्दों में अपन समझे तो यह है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जो नियमों और कानूनों का एक रूप होता है उसे अपन संविधान कहते हैं। यानी नियम व कानूनों का क्या है, एक ग्रुप है, रूप है। नियम या कानून, इन्हीं को अपन सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, संविधान, जिसके द्वारा एक देश की शासन व्यवस्था है वो चलाई जा सकती है। अब अगर अपन देखते हैं कि संविधान शब्द है वो कहां से बना, किस रूप में बना है, तो संविधान शब्द है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन। लैटिन भाषा का एक शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से बना है। इसका मतलब है कि संविधान, या इसको ये कह सकते हैं महत्वपूर्ण विधि। इसका मतलब भी क्या होता है, महत्वपूर्ण विधि, और महत्वपूर्ण विधि से तात्पर्य है संविधान। ठीक है, तो इसको अपन इस तरह से भी कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब महत्वपूर्ण विधि है एक तरह से। ठीक है, अब अगर संविधान की बात करते हैं, संविधान की जो शुरुआत है वो कहां से हुई है, तो संविधान की शुरुआत की अगर बात करें तो सबसे पहले जो शुरू हुआ था वो हुआ था अमेरिका। यानी अमेरिका में 1787 के आसपास एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है फिलाडेल्फिया का सम्मेलन। फिलाडेल्फिया का सम्मेलन, और उस सम्मेलन में सबसे पहले है वो संविधान शब्द तो आया और संविधान लिखा गया। और सबसे पहले जो संविधान बना था वो बना था अमेरिका का संविधान बना। अब जो संविधान होता है वो दो रूप में होता है। कितने रूप में होता है, दो रूप में होता है। एक तो होता है लिखित संविधान और एक होता है आपका अलिखित संविधान। अब लिखित और अलिखित में क्या फर्क है, तो अपन देखते हैं कि ऐसा संविधान जो किसी देश की व्यवस्था द्वारा, एक समिति द्वारा, एक संस्था द्वारा बनाया गया हो और उस संस्था या समिति के द्वारा उससे मान्य किया गया हो, उसे अपनाया हुआ हो, ऐसा जो संविधान बनाया जाता है या लिखा जाता है उसको अपन लिखित संविधान कह सकते हैं। अलिखित संविधान, अलिखित का मतलब यह नहीं कि वो लिखा हुआ नहीं है, वो लिखा हुआ हो भी सकता है और लिखा हुआ नहीं भी हो सकता है। यानी ऐसा संविधान जो प्राचीन समय से आ रही मान्यताओं पर ठहरा हुआ हो, परंपरा की व्यवस्थाओं पर ठहरा हुआ हो, जिसका कोई लिखित स्वरूप हो भी सकता है, नहीं भी हो, लेकिन किसी मान्यता प्राप्त संस्था से, समूह से वो प्रमाणित नहीं है। ऐसे किसी भी लिखे हुए संविधान को अपन अलिखित की श्रेणी में माना जा सकता है। और अलिखित की संविधान की श्रेणी में अगर आज भी देखा जाए तो एक देश का नाम आता है और वो है आपका ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो आज भी कहीं की अलिखित की कैटेगरी में माना जाता है। और लिखित संविधान के संदर्भ में अपन देखते हैं तो सबसे पहला अगर उदाहरण मिलता है तो वो मिलता है अपने को अमेरिका का संविधान। यानी अमेरिका का संविधान सबसे पहले है वो लिखा हुआ है, लिखित के रूप में तैयार है। और ये जो संविधान होता है वो किसी भी देश की एक आत्मा होती है, राज्य की आत्मा कह सकते हैं। तो ध्यान रखना, संविधान को क्या कहा गया है, राज्य की आत्मा कहा गया है। राज्य की आत्मा, राज्य की आत्मा के रूप में कहा जाता है क्योंकि पूरे देश की जो शासन व्यवस्था है वो संविधान के ऊपर ही टिकी हुई रहती है। अब अपन बात करते हैं कि भारत के संविधान की शुरुआत कैसे हुई। तो
इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, और वो कहानी को विशेष लंबी चौड़ी नहीं है। यानी अपना जो देश है वो एक सदियों से अलग तरह की व्यवस्था में रहा है, विश्व गुरु के रूप में रहा है, और एक सभी के साथ आदर और समाधान का जो सम्मान का भाव लेके रहा है। उसी के संदर्भ में बहुत सी जातियां यहाँ पर आई और यहाँ व्यापार करती गई, और अपना जो व्यापार है वो यहाँ पर फैलाई, और समय के उपरांत है वो चली गई। उसी संदर्भ में एक जाति आई थी, या ये कह सकते हैं एक व्यवस्था आई थी, उसका नाम है अंग्रेज। यानी अंग्रेजी जाति आई थी, और ये जो अंग्रेज थे वो ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, ब्रिटेन से संबंधित थे। अब ब्रिटेन के लोग यहाँ भारत में आए तो उन्होंने परमिशन ली थी, एक उनकी महारानी थी जिसका नाम था एलिजाबेथ। और एलिजाबेथ प्रथम से उन्होंने स्वीकृति ली, परमिशन ली कि हम भारत में जा रहे हैं और वहां पर व्यापार करेंगे। तो एलिजाबेथ ने कहा कि आप जा रहे हैं तो आप किस फॉर्म में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम एक कंपनी बना रहे हैं। तो उन्होंने कंपनी बनाई, उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आई थी। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई भारत में, वो आई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को आई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत में आई, और भारत में आकर इन्होंने अपना साम्राज्य है वो धीरे धीरे फैलाना शुरू किया। तो ये सबसे पहले जो आई थी वो आई थी सूरत में, सूरत से होते हुए उन्होंने बंगाल में अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया, और ये बंगाल में है वो साम्राज्य स्थापित कर दिया गया। अब इन्होंने अपनी जो शासन की रूपरेखा है वो भारत में रखी, व्यापार करना शुरू किया, और व्यापारिक करते करते इन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया। ये कह सकते हैं कि इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, रुचि लेना शुरू कर दिया। यहाँ के राजा महाराजाओं के साथ उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने ये विचार रखा, उसके संदर्भ में तो इन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, और इन्होंने अपना साम्राज्य जो फैलाया था वो बंगाल से फैलाया, और बंगाल में इन्होंने नियम बनाने शुरू कर दी। और सबसे पहले उन्होंने जो नियम बनाया था वो बनाया था 1773 में, और वो कहलाया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहलाया। कौन सा एक्ट कहलाया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यानी ये कह सकते हैं कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की जो नींव डाली मानी जाती है तो वो मानी जाती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से मानी जाती है। यहीं से है वो उन्होंने कानून बनाने की प्रक्रिया है वो शुरू की गई। अब जैसे जैसे समय की आवश्यकता थी उस समय के अनुसार इन्होंने वो नियम बनाते रहे, और ये नियम आगे से आगे बनते 1947 तक ये नियम बने। अब 1947 से पूर्व अपन बात करते हैं तो एक समय आता है जो सबको विदित है, याद है, और वो है 1857 का समय। 1857 के समय में अपन देखते हैं कि भारत में एक बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था, जिसको कहीं इतिहासकार क्रांति के रूप में मानते हैं, कहीं इतिहासकार एक सैनिक विद्रोह के रूप में मानते हैं, तो कहीं इसको स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी मानते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा परिवर्तन जरूर हुआ, और अंग्रेजी व्यवस्था जो कंपनी की व्यवस्था थी वो बदल जाती है। तो इसको समझने के दृष्टिकोण से अपन इसको दो भाग में समझते हैं। संविधान की जो व्यवस्था है उसको अपन समझने के दृष्टिकोण से ले रहे हैं, वो इस तरह से समझ सकते हैं कि जो संविधान का निर्माण हुआ था तो वो एक दो भाग में हुआ होगा, या हुआ एक तो हुआ था स्वतंत्रता से पहले, जिसको अपन कह सकते हैं स्वतंत्रता से पूर्व, और एक भाग अपन ले सकते हैं स्वतंत्रता के बाद का ले सकते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात का ले सकते हैं। अब स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो सबको पता है ये समय आता है 1947 के बाद का, 1947 के बाद का समय है। और उसके बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ उसके बारे में तो अपन बहुत डिस्कस करेंगे, और अभी परिवर्तन चलता रहता है। लेकिन स्वतंत्रता से पूर्व की अपन बात करते हैं तो मुख्य रूप से इसको भी अपन दो भाग में समझेंगे, और दो भाग में समझते हैं तो वो ये होता है कि यहां पर ये देखते हैं कि भारत में जो अंग्रेज आए थे वो कंपनी बनाकर आए थे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कंपनी के शासन की, कंपनी का शासन। और उसके बाद 1857 के बाद जो शासन व्यवस्था थी वो कंपनी की हट के सारी की सारी व्यवस्था है वो महारानी के हाथों में आएगी, ब्रिटेन की महारानी।
और महारानी, तो उसको कहा जाता है महारानी का शासन। अच्छा, महारानी है वो ताज धारण करती थी, इसलिए इसको ताज का शासन भी कह सकते हैं, ताज का शासन। ताज को इंग्लिश में बोला जाता है क्राउन, तो इसको अपन क्राउन का शासन भी कह सकते हैं, यह है क्राउन का शासन। इसको तीनों रूप से जाना जा सकता है, लेकिन अर्थ एक ही है, बात एक ही है कि महारानी का शासन था और इसका था। अब कंपनी के शासन की बात करते हैं, तो ये शुरू जो होता है नियमों की श्रृंखला में 1773 से लगा के 1958 तक का जो समय माना जाता है वो कंपनी का समय माना जाता है। और एक ध्यान रखने वाली बात हो जाती है कि 1857 है, 1900 नहीं है कहते। तो 1857 के बाद 1858 का जो समय आता है, 1858 से लेके 1947 का जो समय है वो कहलाता है महारानी का शासन, ताज का शासन या क्राउन का शासन। यानी देश के आजाद होने से पूर्व संवैधानिक व्यवस्था को समझने के लिए उसको अपन दो भाग में समझते हैं। एक समय जो शुरू होता है नियम बनाने का, जो शुरू होता है वो 1773 में शुरू होता है। 1773 से लेकर 1858 का जो समय माना जाता है वो माना जाता है अपने कंपनी का शासन। क्या माना जाता है? कंपनी का शासन। और उसके बाद अपन देखते हैं तो एक व्यवस्था शुरू हो जाती है 1857 के बाद, 1858 की, और वो कहलाती है महारानी का शासन, ताज का शासन, या कह सकते हैं क्राउन का शासन। और वो जो समय माना जाता है 1858 से लेके 1947 का समय माना जाता है। अपन देखते हैं कि इन समय में कौन कौन से मुख्य मुख्य नियम बने, तो वो अपन देख सकते हैं। तो अपन पहले बात करते हैं कंपनी के शासन की, कि कंपनी के शासन में क्या क्या नियम बने। तो सबसे पहले जो नियम बना था वो बना था 1773 का जो नियम बना उसको कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। अब समय की मांग कह सकते हैं, या फिर अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया और सुधार करते रहे। और सुधार के संबंध में देखते हैं तो जो अलग अलग समय में अलग अलग नियम बनाए, तो उस नियमों को उन्होंने लिया है। तो उसके बाद 1773 के बाद उन्होंने एक नया नियम डाला था, उसको अपन कह सकते हैं 1784, यानी ये 1784 में लिया था, और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। अब उसी के क्रम में अपन देखते हैं कि आगे जैसे जैसे समय की जरूरत थी, अंग्रेजों ने अपने सुधार करते रहे, तो उसके बाद एक नया अधिनियम आ जाता है जिसको अपन कह सकते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट। और उसके बाद उन्होंने एक नया नियम बनाया 1833 में, तो 1833 का चार्टर एक्ट कह सकते हैं आप। और उसके बाद उन्होंने एक और अधिनियम लाया था, वो कहलाता है 1853 में लाया है, तो 1853 का चार्टर एक्ट कहलाया है। इस तरह से कंपनी के शासन के दौरान जो लाने वाले एक्ट हैं, या फिर कंपनी के दरमियान जो भी व्यवस्था रही है, उस समय जो बने अधिनियम है, वो अधिनियमों की श्रृंखला इस तरह से है कि पहला है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ चेंजेस किए और वो कहलाया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद उन्होंने और चेंजेस किए और वो कहलाया है 1813 का चार्टर एक्ट। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। तो ये जो सारे के सारे जो पांचों एक्ट अपन बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे एक्ट माने जाते हैं, वो कंपनी के एक्ट के अंतर्गत माने जाते हैं, या ये कह सकते हैं कंपनी के शासन के अंतर्गत बनाए जाने वाले एक्ट कह सकते हैं। अब प्रश्न यहां से पूछा जाता है कभी कि निम्न में से कौन सा है वो कंपनी का या कंपनी के शासन का अंतिम एक्ट माना जाता है। तो ये ध्यान रखना 1853 का एक्ट है वो कंपनी के द्वारा या कंपनी के शासन की व्यवस्था के द्वारा बनाया जाने वाला अंतिम एक्ट माना जाता है। कभी कभी एग्जामिनर आरपीएस से अपने से प्रश्न पूछ लेती हैं और इसके अलावा कोई और एक्ट देते साथ में देती है और पूछती है कि निम्न में से कौन सा एक्ट कंपनी के शासन का भाग नहीं है। तो ध्यान रखना इन पांचों के अलावा अगर इसमें से कोई भी चीज दी जाती है, इनके अलावा कोई भी है, तो उसका भाग नहीं माना जाता।
ये थोड़ा याद रखने वाली बातें, ध्यान रखने वाली बातें हैं। फिर अपन बात करते हैं महारानी के शासन के समय क्या व्यवस्था रही। तो महारानी के शासन के समय की बात करते हैं तो वो यह है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के दरमियान उन्होंने सारी की सारी व्यवस्था अपने हाथ में ली और अपने हाथ में लेके 1858 में उन्होंने एक कानून बनाया था जिसको कहा जाता है 1858 का सॉरी उसको कहा जाता है 1858 का भारत शासन अधिनियम, या कह सकते हैं भारत अधिनियम। 1858 का भारत अधिनियम। उसके बाद उनको लगा कि कुछ नियमों में चेंजेस करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक नियम बना दिया और वो बनाया था 1861 में। 1861 का भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता है। भारत परिषद अधिनियम। अधिनियम बोलिए एक्ट बोलिए एक ही बात हो जाती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम। फिर हम बात करते हैं तो उन्होंने उसी के संदर्भ में एक नई व्यवस्था शुरू की थी, वो की थी 1892 में, और वो कहलाई 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। उसी के संदर्भ में अपन आपको बात करते हैं तो लास्ट में आके एक चीज आ जाती है 1909 में एक बहुत ही बड़ा सुधार हुआ था जिसको अपन कह सकते हैं मार्ले मिंटो सुधार। क्योंकि उस समय दो व्यक्ति थे, मार्ले और मिंटो। मार्ले जो था वो सचिव था और मिंटो है वो वायसराय था, तो इसके संदर्भ में इसको कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, या फिर इसको आप कह सकते हैं मार्ले मिंटो सुधार। ये दोनों नाम से जाना जाता है और कई बार एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न भी देता है आरपीएससी में, अधीनस्थ बोर्ड में, अन्य एग्जाम में, कि निम्न में से कौन सा अधिनियम या कौन सा एक्ट मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो वो है 1909 का अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो के नाम से जाना जाता है। फिर अपन बात करते हैं कि उसी के संबंध में एक आगे और आता है और वो आता है 1909 का अधिनियम जिसको कह सकते हैं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। उन्नीस सौ 19 का भारत परिषद अधिनियम जिसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। और ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, कोर्ट मिलन में भी पूछा जाता है, सिंपली पूछा जाता है कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से कौन सा अधिनियम जाना जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात है 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। फिर अपन बात करते हैं एक अधिनियम जो इसी श्रृंखला में एक अंतिम अधिनियम के तौर पर माना जाता है और उसका नाम है 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। तो उसके बाद एक आ जाता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। और ध्यान रखने वाली बात है कि ये अधिनियमों की श्रृंखला में, या ये कह सकते हैं महारानी के जो शासन है उसके संदर्भ में ये एक अंतिम अधिनियम के तौर पे माना जा सकता है 1935 का अधिनियम। और फिर बाद में 1947 में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित करके भारतीयों को एक तरह से स्वतंत्रता प्रदान की थी। तो ये है जो मुख्य रूप से अधिनियम। अब अपन डिस्कस करते हैं एक एक अधिनियम को, एक एक के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो आइए बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की क्या क्या विशेषता थी, क्या क्या ये बात है वो बता रहा अपने को। तो डिस्कस करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, तो इसके बारे में अपन देखते हैं कि ये एक एक्ट ऐसा एक्ट है कि पहली बार कंपनी ने कोई भी नियम बनाने के लिए काम किया है, वो पहला ही नियम, पहला ही संवैधानिक एक्ट या कानून कह सकते हैं, वो 1773 का एक्ट बना था। या ये कह सकते हैं कि कंपनी ने अपने काम को नियमित रूप से बैलेंसिंग बनाने के लिए, नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में जो काम किया, उसके लिए जो नियम बनाया वो 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया है। और इसी नियम से कंपनी के कामों को है वो मान्यता प्रदान हुई। कंपनी जो भी काम करती है तो इस नियम के बाद उसको एक मान्यता मिली कि आप जो काम कर रहे हो वो सही काम कर रहे हो, एक अच्छा काम कह सकते हैं। तो उस कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कामों को है वो मान्यता दी गई। और कहीं ना कहीं अपन देखते हैं कि पहले जो भारत बिखरा हुआ था, और बिखरे हुए भारत को वापस एक करने की दिशा में, या ये कह सकते केंद्रीकरण की दिशा में अगर कोई सकारात्मक रूप था तो वो इसी एक्ट से माना जा सकता है। तो इसका मतलब इसकी जो इंपोर्टेंस था कह सकते हैं या महत्व कह सकते हैं वो ये है कि कंपनी के कामों को नियंत्रित और नियमित करने का काम किया इन्होंने। कंपनी के कार्य को, कंपनी के कार्य को नियमित व नियंत्रित करने का काम किया। नियमित व नियंत्रित करने का कार्य किया। दूसरा, ये कहीं ना कहीं केंद्रीय दिशा की ओर, या कह सकते हैं केंद्रीयता की ओर एक सकारात्मक संकेत था। सकारात्मक संकेत कह सकते हैं। और कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता भी मिली। प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली। मान्यता मिली या मिलने लगी। तो ये इसकी इंपोर्टेंस है या महत्वता को अपन समझ सकते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से अगर कुछ बदलाव हुए तो बदलाव कौन कौन से हुए, तो एक नजर अपन डालते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या चीजें होने लगी। तो अपन देखते हैं कि इससे पहले 1773 से पहले एक अंग्रेज अधिकारी जो कहलाता था वो गवर्नर कहलाता था, लेकिन अब उसका नाम है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया। यानी कह सकते हैं कि जो बंगाल में शासन कर रहे थे, तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल, बंगाल का जो गवर्नर था, वो अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद गवर्नर जनरल कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा? गवर्नर जनरल। यानी पहले जो उसका नाम था वो केवल और केवल गवर्नर के नाम से जाना जाता था। अब उसके पद नाम में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई और उसका नाम कर दिया गवर्नर जनरल। अब उसका जो गवर्नर जनरल नाम जैसे ही किया तो उसके बारे में अपन देख सकते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति था जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। तो व्यक्ति था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। उनका नाम क्या है? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग है वो बंगाल का गवर्नर से गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति था। साथ में गवर्नर जनरल के कार्यों के लिए उसकी परिषद में 4 सदस्य जोड़े गए। ठीक है, तो 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्यीय परिषद का क्या कर दिया? गठन कर दिया गया। साथ में बंगाल के साथ साथ एक दे दिया उसको बंबई, और बंबई के साथ साथ एक और दे दिया इसको मद्रास, कि आपको बंगाल ही नहीं संभालना है, अब आपको बंबई और मद्रास को भी देखना है, ये आपके साथ में है, वो अधीन में रहेंगे। अब बात आती है कि भाई अब इतना बड़ा काम
फैल रहा है तो कहीं मतभेद मनभेद हो सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक न्यायालय की स्थापना का विचार किया। तो फिर उन्होंने एक न्यायालय बनाया है, और जो न्यायालय बनाया उसको कहा गया है अपेक्स न्यायालय, और अपेक्स न्यायालय की स्थापना की गई। और अपेक्स न्यायालय की जो स्थापना की गई वो आपकी की गई है कोलकाता में, एक स्थान है, कोलकाता में स्थान है फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम सॉरी फोर्ट विलियम्स। तो फोर्ट विलियम्स नामक स्थान कोलकाता में उन्होंने एक अपेक्स न्यायालय की स्थापना की। अपेक्स का जो मतलब होता है वो होता है शीर्ष, शीर्ष यानी एक तरह से शीर्ष न्यायालय है वो बनाया गया। और शीर्ष न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अपेक्स न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे वो बनाए गए एलिजा इम्फे को। मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए उनका नाम था एलिजा इम्फे। इनको मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति दी गई और इनको है वो सारा का सारा काम कर दिया गया। साथ में उन्होंने देखा कि भाई कंपनी का जो काम है उसको बिल्कुल ही बैलेंसिंग करने के लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया, यानी कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया। तो यहाँ पर एक जिक्र कर सकते हैं कि कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया। और इसका मकसद जो था, उद्देश्य जो था वो कंपनी के काम को नियंत्रित करना, कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना था। कंपनी के कार्यों को क्या करना था? नियंत्रित करना था। तो इस तरह से 1773 के जो अधिनियम की बात करते हैं उसमें निम्न रूप से ये जो प्रावधान हुए, और फिर कंपनी ने आगे से आगे अपने वो प्रावधान चेंज करने का मानस बनाया है। तो उसके बाद जो एक बहुत बड़ा चेंजेस आता है वो आता है 1784 में, और उसको कहा जाता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स, ये पिट्स के नाम पर है तो इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और ये जो एक्ट लाया गया था इसके लाने के पीछे जो उद्देश्य था वो यही था कि 1773 में जो कमियां रही हैं उस कमियों को दूर किया जाए, ताकि इसको एक नियमित रूप से है वो काम किया जा सकता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो 1773 में कि एक्ट में रही कमियों को दूर करना, रही कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। अब कमी क्या रही थी? तो उन्होंने कंपनी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन कर दिया था, लेकिन कामों का जो बिखराव है वो यूं का यूं था। तो सबसे पहले इन्होंने 1784 में किया, कंपनी के व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य को अलग अलग किया। क्या क्या? व्यापारिक कार्य, व्यापारिक, कहीं जगह आपको वाणिज्यिक शब्द का भी प्रयोग मिल सकता है, तो व्यापारिक कहिए या वाणिज्यिक की बात एक ही मानी जाती है। व्यापारिक या वाणिज्यिक कार्य को उन्होंने क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। व्यापारिक या वाणिज्यिक कार्य को अलग किया, कार्य एवं प्रशासनिक कार्य को अलग किया। प्रशासनिक कार्य को अलग किया। साथ में इन्होंने हम राजनीतिक कार्य को भी है वो अलग किया, और राजनीतिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। राजनीतिक कार्यों को नियंत्रित करने हेतु, राजनीतिक कार्यों को नियंत्रित करने हेतु नियंत्रक मंडल या इसको आप कह सकते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की।
तो ये जो मुख्य रूप से बदलाव जो किया था वो किया गया था 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में इन्होंने बदलाव किया और राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्य को इन्होंने पूरा एक बैलेंसिंग या नियमित करने का है वो प्रयास किया गया। फिर समय की जो मांग थी उस मांग के अनुसार उन्होंने एक नए अधिनियम को लाया गया था और वो लाया था 1813 में। तो इसको अपन कह सकते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। ये सारे के सारे जो अधिनियम अपन डिस्कस कर रहे हैं वो कंपनी के समय की बात कर रहे हैं, चार्टर एक्ट कह सकते हैं इसको। अब 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था उस समय की बात करते इन्होंने क्या किया, तो उन्होंने किया कि भारत की जो व्यवस्था थी वो धार्मिक व्यवस्था थी और आज भी वैसे धार्मिक व्यवस्था अपन मान सकते हैं, लेकिन धर्म का ज्यादा प्रभाव था। तो उस संदर्भ में उन्होंने देखा कि क्यों ना ईसाई धर्म का भी यहाँ पर प्रचार किया जा सकता है, ईसाई धर्म को भी यहाँ पर फैलाया जा सकता है। तो उन्होंने ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की छूट दे दी और उनको कहा कि आप भारत में धर्म का है वो प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और कंपनी जब से भारत में आई थी तब से लेके 1813 तक उसने कंपनी ने अपना एकाधिकार स्थापित कर दिया था। तो यहां कंपनी को कहीं की लगा था कि अपने एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाए, तो उन्होंने एकाधिकार को समाप्त तो कर दिया, लेकिन फिर भी चीन जो चाइना देश है उस पर उन्होंने व्यापारिक एकाधिकार है वो बनाए रखा। ठीक है, और स्थानीय सरकार जो यहाँ पर थी उसको ये अधिकार दिया कि यहाँ पर आप किसी भी व्यक्ति पर कर लगा सकते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें जो बदलाव किए गए थे, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो बदलाव थे वो मुख्य रूप से 3 बदलाव मान सकते हैं कि कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया। कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया, लेकिन चाय एवं चीन पर एकाधिकार बनाए रखा। चाय व चीन पर एकाधिकार बनाए रखा। साथ में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म का प्रसार हेतु छूट दी। कि आप भारत में आ सकते हो और अपने ईसाई धर्म का है प्रचार आप आराम से कर सकते हो ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। स्थानीय सरकार को, जो भी स्थानीय सरकार थी, अंग्रेजों की स्थानीय सरकार को उन्होंने व्यक्ति पर कर लगाने का अधिकार दिया। स्थानीय सरकार को व्यक्तियों पर कर लगाने का अधिकार दिया। व्यक्तियों पर कर, जिसको अपन टैक्स कहते हैं, कर लगाने का अधिकार दिया। कि आप कर लगा सकते हो और अपनी इनकम है वो बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से 1813 में इन्होंने मुख्य रूप से है वो 3 बदलाव किए हैं अपने कानून में। 3 चीजें है वो जोड़ी। एक थी कि आप है वो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दीजिए, लेकिन उन्होंने अपना व्यापारिक अधिकार के साथ साथ समाप्त तो कर दिया, लेकिन चाय व चीन के साथ में व्यापारिक एकाधिकार है वो बनाए रखा। फिर अपन बात करते हैं कि उन्होंने ईसाई धर्म को कहा, या फिर कह सकते हैं ईसाई मिशनरी, एंड जिस तरह से हिंदुओं में अपन कहते हैं अपने संत, महात्मा, महाराज, तो वहां पर भी उनके जो ईसाई के जो धर्मगुरु होते हैं उनको पोप और पादरी कह सकते हैं, और उनके लिए एक शब्द यूज होता है वो है मिशनरी। तो ईसाई मिशनरियों को उन्होंने भारत में आने का न्योता दिया और कहा कि आप अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। स्थानीय जो भी सरकार थी उनको कहा गया कि आप व्यक्तियों पर, आपको लगता है कि उन पर टैक्स लगाना चाहिए तो आप उन पर टैक्स लगा सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं रहेगी। इस तरह से 1813 में उन्होंने कुछ चेंजेस किए। फिर इनको लगा कि अपनी भारत में जड़ें हैं वो जमती जा रही है और इसको और जमाना चाहिए। तो इस जमाने के संदर्भ में उन्होंने एक नया अधिनियम और लाया और वो अधिनियम आया था 1833 में। तो इसको अपन कह सकते हैं 1833 का
चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट। और ये जो एक्ट आया था इसने बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। उस परिवर्तन का असर है वो आज भी अपन कहीं न कहीं देख सकते हैं। और दूसरे रूप में अपन कह सकते हैं कि भारत जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में केंद्रीकरण की ओर बढ़ा था, वो केंद्रीकरण अब कहीं न कहीं फैलता हुआ नजर आ रहा था, उसका प्रभाव है वो अपन की ओर बढ़ रहा था। तो यह उन्होंने फैलाने के संदर्भ में ये कह सकते हैं कि बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। बंगाल का गवर्नर जनरल अब कहलाने लगा भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, यानी उसका काम है वो बढ़ता जा रहा था, ये लोग अपनी जड़ें हैं वो फैलाते जा रहे थे। ठीक है, तो ऐसा कौन व्यक्ति था जो बंगाल से भारत के गवर्नर जनरल की दिशा में बढ़ रहा था? तो उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कह सकते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, अब साथ में कंपनी ने कहा कि भाई अब कंपनी का जो एकाधिकार था उस एकाधिकार की पूर्ण समाप्ति कर दी, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो कंपनी के एकाधिकार को उन्होंने पूर्ण समाप्त कर दिया। तो यहां अपन कह सकते हैं कि कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति हो गई। कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति, कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति हो गई, इसको अपन पूर्ण कह सकते हैं, पूर्ण समाप्ति। कंपनी के एकाधिकार की पूर्ण समाप्ति हो गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में जो 4 सदस्य थे, उस चौथे सदस्य के रूप में एक विधि सचिव के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति होती है, उसका नाम होता है लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति विधि सचिव चौथे सदस्य के रूप में, चौथे सदस्य के रूप में, इसको विधि सचिव भी कह सकते हैं, लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति। अभी लॉर्ड मैकाले हैं वो भारत में नियुक्त होता है। उस समय भारत की स्थिति को देख के ये कहता है कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही कमजोर है, और ये इतनी कमजोर है कि अगर पूरे भारत के इतिहास को, पूरे भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा के इस परिदृश्य को देखा जाए तो यूरोप में की एक अलमारी जो होती है, यूरोप की एक अलमारी की किताब के बराबर है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जो कि अपने लिए काफी एक सोचने वाली बात हो सकती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, भारत एक विश्व गुरु के रूप में रहा है। लेकिन उन्होंने अपने जो भावात्मक रूप है वो प्रकट किया कि भारत का जो ज्ञान है, भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो यूरोप की केवल और केवल एक अलमारी के बराबर है। ठीक है, ऐसा कहने वाला व्यक्ति जो था वो लॉर्ड मैकाले था। और उसी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि क्यों न भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव किया जाए, अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया जाए या इसको शुरू किया जाए। तो यदि अंग्रेजी शिक्षा शुरू हो जाएगी तो भारत के लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे और हमें सस्ते लोग मिल जाएंगे, और हमारे जो लिपि के काम करने वाले लोग हैं जो बाहर से बुलाने पड़ते हैं महंगे महंगे, उनकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी सोच के साथ उन्होंने है वो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। किसकी शुरू की? अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। तो अंग्रेजी शिक्षा का जो जनक माना जाता है, अंग्रेजी शिक्षा का जनक कह सकते हैं आप, वो है अपना लॉर्ड मैकाले, जिसको अपन आधुनिक शिक्षा का जनक भी मान सकते हैं। आधुनिक शिक्षा का जनक भी मान सकते हैं, या क्या कहा जाता है आधुनिक शिक्षा का जनक कौन है? तो लॉर्ड मैकाले। हालांकि लॉर्ड मैकाले ने जो सोचा था, जो विचार किया था, उसका परिणाम है वो हमेशा उल्टा ही रहा कि जैसे ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई तो भारतीय लोग पढ़ने लगे, और पढ़ने लगे
तो यूरोप के इतिहास को, यूरोप की संस्कृति को और यूरोप के लोगों को समझने का उनको मौका मिला, और तब जाकर भारतीय को पता चला कि ये अंग्रेज हैं, वो भारत पर एक तरह से जुल्म ढा रहे हैं, अपने लोगों को है वो कमजोर करने की कोशिश में है। तब जाकर आजादी की जो लड़ाई है वो लड़ी गई और उनको है वो भगाया गया। तो मैकाले ने जो विचार किया था वो अपने लिए कहीं न कहीं अच्छा ही हुआ कि अपन उसके उल्टे, या कह सकते हैं कि अपन उसको समझ के अपने आजादी की ओर अपने वो चले गए। एक यहीं पर बहुत बड़ी एक जो चीज है वो परिवर्तन के तौर पर हुई थी, वो थी दास प्रथा को उन्होंने गैर कानूनी कर दिया। भारत में एक बहुत ही प्राचीन समय से एक व्यवस्था चली जाती है जिसका नाम है दास प्रथा। दास प्रथा यानी दास प्रथा एक ऐसी प्रथा, ऐसी व्यवस्था जिसमें एक जाति विशेष के लोगों को केवल और केवल पशुओं के बराबर माना जाता था। उनको खरीदा जा सकता था, उनको बेचा जा सकता था, उनका व्यापार किया जा सकता था, इनका कोई जीवन नहीं होता था। ये एक मालिक के नौकर के बराबर रहते थे, इनका कोई समय नहीं था, कोई ऐसी स्थिति नहीं थी, ये पशु के जीवन की तरह जीते थे। तो अंग्रेजों ने इनको दास प्रथा को है वो गैर कानूनी कर दिया, जो कि अच्छा कदम माना जा सकता है। उन्होंने दास प्रथा को क्या कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। और कब किया था, 1833 के अधिनियम के संदर्भ में, कि ये भी अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से 1833 में उन्होंने परिवर्तन किया, और फिर समय के साथ में एक अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो की थी, तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अब है वो भारत के लोग भी पढ़ेंगे। तो भारत के लोग पढ़ने लगे, और उन्होंने कहा कि हमें भी नौकरियों में आपको लेना पड़ेगा। तो जब लेने की बात आई तो उन्होंने कहा कि हम है वो लेंगे, लेकिन उसके लिए एक तरीका अपनाएंगे, और वो तरीका क्या रहेगा, उस तरीका का के लिए उन्होंने एक नया अधिनियम लाया, और वो लाया था 1853 में। तो इसको अपन कह सकते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट। और इस चार्टर एक्ट में अपन बात करते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग होंगे उन सिविल सेवकों के लिए, उनके लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, और वो केवल किसमें किया जाएगा, सिविल सेवाओं में। सिविल सेवाओं में परीक्षा का आयोजन, अगर आयोजन की बात की जाए तो वो मानी जाती है 1853 के अधिनियम से मानी जाती हैं, और यहीं से लोगों में भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी। हालांकि वो अलग बात है कि उस समय जो परीक्षा का आयोजन है वो ब्रिटेन के लंदन में हुआ करता था, यानी लोग उस समय भी परीक्षा देने के लिए लंदन, जो भी इंटरेस्टेड होते थे वो लंदन जा सकते थे। उसी के साथ साथ में भारत के लिए उन्होंने विधानमंडल की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी, विधानमंडल की स्थापना कर दी। ये विधानमंडल होगा वो भारतीयों के लिए होगा, जिसमें भारतीय लोगों के बारे में बातचीत की जा सकती है। तो विधानमंडल की स्थापना उन्होंने कर दी थी 1853 में, ठीक है। और विधानमंडल की स्थापना के साथ साथ ही उन्होंने कहा कि जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उसको विधान परिषद में है वो जगह दी जाएगी, या ये कह सकते हैं कि केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि को है वो माना स्वीकार किया जाएगा। तो लिख सकते हैं केंद्रीय परिषद में, केंद्रीय परिषद में भारतीय प्रतिनिधि प्रारंभ किया गया। यानी केंद्रीय परिषद होगी, उसमें भारत का भी कोई प्रतिनिधि है वो भी शामिल हो सकता है, उसके लिए भी व्यवस्था की जा सकती है। अब उस समय अपने भारत का एक प्रसिद्ध व्यक्ति, भारत में एक प्रसिद्ध वायसराय था जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड डलहौजी के कार्यकारी परिषद में, इसकी कार्यकारी परिषद में एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, उसका नाम था प्रसन्न कुमार टैगोर। क्या नाम था उसका, प्रसन्न कुमार टैगोर। परिषद में सम्मिलित व्यक्ति, परिषद में सम्मिलित भारतीय व्यक्ति प्रसन्न कुमार टैगोर। यानी सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय व्यक्ति को शामिल किया गया था, वो था प्रसन्न कुमार टैगोर।
जी हाँ, बिल्कुल, प्रसन्न कुमार टैगोर जी को शामिल किया गया था और उनको गवर्नर जनरल परिषद का सचिव है वो नियुक्त किया गया था। इस तरह से व्यवस्था है वो आगे चलती रहती है। इसी के बीच में अपन देखते हैं कि 1857 के समय में भारत में एक सैनिक विद्रोह हो जाता है। एक कहीं की सैनिकों की जो एक ज्वाला थी वो भड़क उठती है। अंग्रेजों के द्वारा उसको ये के प्रकार उसको दबाया जाता है, उसको कमजोर किया जाता है और धीरे धीरे उसको शांति की ज्वाला में धकेल दिया जाता है, या कह सकते हैं शांत उसको किया जा सकता है। उसके बाद महारानी के द्वारा एक मैसेज आता है और वो कहती है कि अब कंपनी का शासन है वो अब नहीं होगा, अब जो सारा शासन होगा वो महारानी का शासन होगा, यानी मेरा खुद का शासन होगा। तो अब अपन बात करते हैं कि 1858 से लेके 1947 का जो समय रहा, वो जो समय पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो कहलाया महारानी का शासन। महारानी का शासन, और महारानी ताज धारण करती थी इसलिए इसको अपन कह सकते हैं ताज का शासन। और ताज को अपन दूसरे रूप में क्राउन भी कह सकते, तो ये कहलाए क्राउन का शासन। तो 1858 के बाद सारा की सारी शासन व्यवस्था थी वो किसके हाथ में चली गई थी? ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चली गई थी। और उस समय ब्रिटेन की जो महारानी थी वो थी विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया। ध्यान रखना, अंग्रेज जब भारत में आए थे, उस समय भारत में जब आए थे तब ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट। और 1858 के समय यानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1858 की बात करते हैं तो उस समय रानी कौन थी? रानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया यहाँ पर शासन कर रही थी, तो यहाँ पर विक्टोरिया के हाथ में पूरा का पूरा शासन चला जाता है। ठीक है, तो उस समय बाद में एक अधिनियम जो लाया जाता है उसको कहा जाता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। अब 1858 का भारत शासन जो अधिनियम लाया जाता है, उस लाने के पीछे जो कहानी होती है वो 1857 की जो भी घटनाक्रम हुई, 1857 के घटनाक्रम के बाद इसको लाया जा सकता है। यानी 1857 की जो भी घटना हुई है उस घटना को दबाने के लिए, उस विद्रोह को समाप्त करने के लिए लाई जाती है। 1857 की घटना या फिर विद्रोह को समाप्त करने के लिए, विद्रोह के पश्चात लाया। ठीक है, अब 1858 का जैसे शासन आया तो इसमें कुछ बदलाव किए गए, और वो बदलाव इस तरह से हैं कि सबसे पहले इन्होंने जो गवर्नर जनरल का जो नाम था वो नाम बदल दिया। बोले कि अब गवर्नर जनरल नहीं रहेगा, अब गवर्नर जनरल का जो नाम रहेगा वो रहेगा वायसराय। क्या नाम रहेगा? वायसराय। अब यहां ध्यान रखने वाली बात है कि उस समय 1857 के समय जो गवर्नर जनरल था भारत का, वो गवर्नर जनरल था, उसका नाम था लॉर्ड सॉरी, उस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था उसका? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के समय के बाद ही जब ब्रिटेन की महारानी शासन कर लेती तो वो नाम बदल के गवर्नर जनरल को कर देती वायसराय। लेकिन यह व्यक्ति नहीं बदलता, व्यक्ति केवल और केवल एक ही रहता है, लॉर्ड कैनिंग ही रहता है। तो इसलिए यहां से एग्जामिनर के लिए जो प्रश्न बनते हैं वो दो तरह से बन सकते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो अपन बात ध्यान रखना कि अंतिम गवर्नर जनरल की बात भी आती है तो आंसर आता है आपका लॉर्ड कैनिंग, अंतिम गवर्नर जनरल। और अगर प्रश्न को दूसरे रूप से देखा जाए कि भारत का प्रथम वायसराय कौन सा था, ये प्रथम वायसराय, तो प्रथम वायसराय भी एक ही व्यक्ति था जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसराय। यानी लॉर्ड कैनिंग को दो रूप में समझ सकते हैं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी के रूप में भी समझ सकते हैं और प्रथम वायसराय के रूप में ही समझ सकते हैं। ठीक है, और वायसराय जो था तो ब्रिटेन की महारानी ने कहा कि मेरा प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के तौर पे माना जाएगा, ये मेरा डायरेक्ट व्यक्ति है। तो वायसराय जो है, ये वायसराय, ये ब्रिटेन की महारानी का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि माना जाएगा।
सॉरी, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि माना जाएगा। किसका? तो ब्रिटेन की महारानी का। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सचिव या भारत मंत्री की भी एक नियुक्ति होगी, जो भारत सचिव या भारत मंत्री के तौर पे माना जाएगा। तो भारत सचिव या भारत मंत्री बनाया गया, एक नया पद दिया गया, भारत सचिव या कह सकते हैं आप भारत मंत्री। और भारत सचिव या भारत मंत्री के तौर पे पहली बार व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, तो उसका नाम था सर चार्ल्स वुड। सर चार्ल्स वुड हैं, वो भारत सचिव या भारत मंत्री के तौर पर पहली बार है वो नियुक्त हुए थे। उसी के संदर्भ में उन्होंने एक बात और बताई थी, एक बात और बताई थी कि अब कंपनी का जो है वो शासन एक तरह से समाप्त हो गया है, तो क्यों उन्होंने नियंत्रण मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको अपन को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो यहां पर उन्होंने नियंत्रण मंडल, नियंत्रक मंडल, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं या बोर्ड ऑफ नियंत्रक मंडल एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों की क्या कर दी, समाप्ति कर दी कि अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से कंपनी ने लगभग अपना जो है वो महारानी ने कंपनी के शासन को धीरे धीरे क्या किया, समाप्त कर दिया, और कंपनी के शासन की अब कोई जरूरत नहीं रहेगी। अब इन्होंने क्या कर दिया कि मेरा एक व्यक्ति रहेगा जिसका नाम भारत सचिव भी रहेगा, तो भारत सचिव का जो काम है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो भारत सचिव के काम को बढ़ाने के संदर्भ में उन्होंने 15 सदस्य परिषद का गठन किया, यानी भारत सचिव की सहायता हेतु। भारत सचिव की सहायता हेतु भारत सचिव की सहायता हेतु 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया था वो, और ये भारत सचिव के कामों में क्या करेगी, सहयोग करती रहेगी। इस तरह से भारत सचिव का जो पद है वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण बना दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा सा काम किया, और भारत में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान रखा, और वो थी कलकत्ता, बंबई और मद्रास। तो यहां पर कह सकते हैं कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास विश्वविद्यालय का प्रावधान रखा। क्या रखा, विश्वविद्यालय का प्रावधान, कि हम विश्वविद्यालय खोलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं अपन अच्छा मान सकते हैं कि भारत में ऐसी व्यवस्था है वो की गई थी। तो एक तरह से अपन देख सकते हैं कि 1858 का जो अधिनियम है वो महारानी के हाथों के द्वारा एक लिया गया शासन व्यवस्था की ओर था, एक कंपनी के शासन को समाप्त करने की ओर था, कि अब कंपनी का है वो कोई लेना देना नहीं रहेगा। इसमें उन्होंने है वो केंद्रीय व्यवस्था को बढ़ा दिया गया, और धीरे धीरे एक ऐसी व्यवस्था बना दी जिसकी कहीं की जरूरत भी थी। अब शासन जो है वो महारानी के हाथों जाना जाता था। महारानी का शासन कह सकते थे। प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के तौर पे वायसराय को नियुक्त किया, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर उन्होंने वायसराय कर दिया। पहला वायसराय अगर कोई था तो वो था लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भी लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। ठीक है, साथ ही कंपनी के जो नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसको समाप्त कर दिया। भारत के लिए भारत सचिव या भारत मंत्री की नियुक्ति की गई, जिसमें भारत सचिव या मंत्री के पद पर सर चार्ल्स वुड को नियुक्त किया गया, और इस तरह से एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाए। साथ में उसकी भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य है वो मेंबर बनाए गए, और एक परिषद का गठन किया गया। 3 यूनिवर्सिटी खोलने का प्रावधान है वो भी रखा, और वो 3 यूनिवर्सिटी थी कोलकाता, बंबई और मद्रास में। ठीक है, तो ये केंद्रीकरण की दिशा में बढ़ता हुआ कहीं की कदम है वो नजर आ रहा था। ठीक उसके बाद उनको लगा कि अब कुछ चेंजेस और किए जाना चाहिए, तो उन्होंने चेंजेस किया, और वो बहुत ही जल्दी किया, और वो किया गया था 1861 में। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम के नाम से ये जाना जाता है, भारत परिषद अधिनियम।
और इसमें अपन देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक विभागीय प्रणाली, जो इसको अपन पोर्टफोलियो कह सकते हैं, विभागीय प्रणाली है, वो यहीं से शुरू मानी जा सकती है। जो आज अपन अलग अलग विभाग देखते हैं तो उस विभागों की शुरुआत भी यहीं से माने, जैसे शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गृह विभाग, तो ये सारी की सारी व्यवस्था वो यहीं से मानी जाती है। इसको अपन कह सकते हैं विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम। विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम है वो यहीं से शुरू किया था। और विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम का जनक जो माना जाता है वो भी लॉर्ड कैनिंग को ही माना जाता है। तो इसका जो जनक है, फादर है, वो कौन है? लॉर्ड कैनिंग। और ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कई बार। लॉर्ड कैनिंग माना जाता है, ठीक है। साथ में विभागीय प्रणाली के साथ साथ में ये की गई कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को भी शामिल किया जा सकता है। यानी कानून जहां भी बनेगा तो उसमें भारतीय प्रतिनिधि को भी शामिल करेंगे ताकि भारतीयों के हित में कानून बनाया जा सकता है, ठीक है। और इसके संदर्भ में ठीक उससे पहले एक और व्यवस्था की थी, और या इसी के संदर्भ में की थी, वो है केंद्र व प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई। केंद्र एवं प्रांत में विधान परिषद की स्थापना की गई। केंद्र व प्रांत में विधान परिषद की स्थापना। केंद्र एवं प्रांत, प्रांत अपन कह सकते हैं जिसको अपन राजनीति विज्ञान में इसको अपन कह सकते हैं स्टेट, राज्य। हालांकि राजनीति विज्ञान में देश शब्द की जगह राज्य शब्द का प्रयोग है वो सर्वाधिक होता है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना कि कौन सा शब्द कहाँ आता है वो अपने को देखना होता है। तो इस तरह से व्यवस्था हुई और कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया, भारतीय प्रतिनिधि को शामिल किया गया, भारतीय प्रतिनिधि को शामिल किया गया। सॉरी। तो इस तरह से 1861 की व्यवस्था में है वो कुछ चीजें जारी करनी शुरू कर दी। फिर उसके साथ में ही मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की भी नींव रखी, जिसको मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कह सकते हैं, विभागीय प्रणाली या एक ही बात हो सकती है, और ये चीज रखी। फिर कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल जो था, जिसको अपन वायसराय कह सकते हैं, उसको इमरजेंसी यानी आपातकाल में विधान परिषद की अनुमति के बिना विशेषाधिकार दिए गए। यानी आप ऐसी कोई स्थिति बन जाती है तो आप अध्यादेश जारी कर सकते हो, जो आज के समय में आर्टिकल 123 के संदर्भ में राष्ट्रपति को मिला हुआ है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। वैसा विधान परिषद की बैठक, विधान परिषद में आपातकाल में गवर्नर जनरल या वायसराय है वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। तो अपन कह सकते हैं गवर्नर जनरल को आपातकालीन व्यवस्था में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। यानी आप गवर्नर जनरल को एक पावर दिया गया है कि कोई भी ऐसी स्थिति बन सकती है तो आपको विधान परिषद से कोई अनुमति नहीं लेनी है।
बिना अनुमति आप अध्यादेश जारी कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ ही इन्होंने न्यायिक क्षेत्र में थोड़ा फैलाव किया और जहां कोलकाता में एक अपेक्स न्यायालय की स्थापना की थी 1774 में, उसी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अब 3 जगह और न्यायालय किए जा सकते हैं, जिसमें स्थान है कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। तो मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान रखा। मुंबई, कलकत्ता, जिसको कोलकाता कहा जाता है, तो मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना, जिसको उच्च न्यायालय भी कहा जाता है, उच्च न्यायालय का प्रावधान रखा। यानी कि मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना होगी ताकि न्यायिक क्षेत्र है वो ज्यादा से ज्यादा सुलभ किया बनाया जा सकता है, उसको काम किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने बात करने की कोशिश की। इस तरह से 1861 के अधिनियम है उसमें उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए। हालांकि कई बार परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल जो होता है वो होता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है, विभागीय प्रणाली कब शुरू की गई। तो ध्यान रखना, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा और वो की गई थी 1861 में। ठीक है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला है, इसको अपने को ध्यान रखना है। और साथ ही कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की बात की गई थी, वो 1861 में ही की गई थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। का भारत परिषद अधिनियम। आप में से कई जनों का ये प्रश्न हो सकता है, कई जनों का विचार हो सकता है कि आप थोड़ा सा डीपली पढ़ा रहे हैं या फिर बहुत जो परीक्षा में सामान्यतः नहीं पूछे जाने वाले फैक्ट भी बता रहे हैं। तो बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, और बताने का मतलब यह है कि कहीं ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में जो फर्स्ट ग्रेड होता है उसकी तैयारी करने वाले विषय जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कारगर साबित हो सकता है। क्योंकि राजनीति विज्ञान में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्नों की श्रृंखला कहीं न कहीं इसी तरह से इतनी डीपली से पूछा जाता है। तो आपको वो इतना पढ़ना है और इतना देखना है। आप अपने जो काम की चीज है, आपका जो भी लेवल है, जिस तरह सब्जेक्ट, जिस स्तर की आप तैयारी कर रहे हैं उस स्तर के अनुसार ही आप इसको देखें और अपने नोट्स को है वो प्रिपेयर करें। मेरा काम है कि मैं उसको पूरा एक तरीके से तन्मयता के साथ बताऊं और आपको उसका पूरा का पूरा लाभ है वो मिलता रहे। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप जरूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, बताएं, ताकि मेरी कोशिश रहेगी कि आपके प्रश्नों का मैं जवाब दे दूं और अपन जुड़े रहेंगे। साथ ही मेरी क्लास है वो रेगुलर बनी रहेगी, तो आप रेगुलर जुड़े रहिए ताकि आपको फायदा है वो मिलता रहेगा। भारत परिषद अधिनियम 1892 की बात कर रहे हैं। अब इसकी अपन बात करते हैं तो सबसे पहले जो निर्वाचन शब्द की बात करते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं, वोटिंग की बात करते हैं, तो जो वोटिंग या इलेक्शन या निर्वाचन की जो बात है वो शुरू हुई थी वो यहीं से मानी जाती है। तो इसके द्वारा पहली बार निर्वाचन की बात की गई। किसकी बात की गई? निर्वाचन की बात। और जो निर्वाचन होता था वो होता था परोक्ष निर्वाचन। परोक्ष निर्वाचन यानी पहले उस जमाने में भारत के प्रत्येक नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसे व्यक्तियों को अधिकार था, कोई राजा है, महाराजा है, या कोई विशेषाधिकार रखने वाला है, या जिसके पास कोई संपत्ति हो वो ही वोट दे सकते थे। तो वही सारी की सारी चीजें इसमें शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसी में मानी जाती हैं। फिर हम बात करते हैं कि केंद्रीय विधानमंडल में से जो केंद्रीय विधानमंडल होता था उस विधानमंडल में 5 गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति है वो प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों द्वारा की जा सकती थी। यानी ऐसा प्रावधान किया गया कि हम जो केंद्रीय विधानमंडल के हैं हम 5 ऐसे व्यक्तियों को भी इसमें नियुक्त कर सकते हैं। तो ये समझने वाली बात है, परीक्षा में हालांकि इतना नहीं पूछा जाता है। फिर बात करते हैं कि बजट। ये जो बजट शब्द है, ये बजट, ये जो हालांकि इसके संदर्भ में नहीं बताया गया, थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। ये बजट आया था 1860 में, और 1860 में बजट जो है वो पहली बार ब्रिटेन में पेश किया गया था, वहीं से माना जाता है।
तो बजट जो संसद में या कह सकते विधानसभा में पेश किया जा सकता, तो उस पर सीमित मात्रा में प्रश्न पूछने का है वो अधिकार कहीं न कहीं दिया गया था। तो यहाँ पर है बजट पर सीमित मात्रा में प्रश्न है वो पूछ सकते थे, बजट पर सीमित मात्रा में प्रश्न पूछने की बात की गई। सीमित मात्रा में, ज्यादा नहीं पूछ सकते, नहीं नुकसान हो जाएगा। सीमित मात्रा में प्रश्न पर छूट, प्रश्न पूछ सकते थे आप, ज्यादा प्रश्न नहीं करना है आपको। फिर गवर्नर जनरल का जो नाम, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसका नाम कर दिया भारतीय विधान परिषद। तो ये कोई सामान्य बात है, इतना कुछ भी नहीं थे। ठीक है, अब इसमें अपन बात कर सकते हैं कि एक व्यक्ति थे फिरोज शाह मेहता। सर फिरोज शाह मेहता है वो पहले निर्वाचित भारतीय सदस्य माने जाते हैं। सर फिरोज शाह मेहता ये पहले भारतीय निर्वाचित सदस्य, पहले क्या थे? भारतीय निर्वाचित सदस्य। अब यहां पर अपन कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है, पहला बजट पर कोई प्रश्न किसी ने पूछा होगा तो बिल्कुल पूछा होगा। अब कब पूछा होगा तो उसके बारे में हालांकि इतना डीपली क्वेश्चन है वो कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बता सकते हैं कि प्रश्न पूछा गया था 16 फरवरी 1893 ईस्वी में, 93 को। तो पहला प्रश्न यानी कह सकते हैं प्रथम प्रश्न पूछा जाने वाला विधेयक पे वो है 16 फरवरी 1893 को पूछा गया था। हालांकि ये इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन पहले प्रतिनिधि व्यक्ति कौन थे? तो सर फिरोज शाह मेहता थे। ये जरूर ध्यान रखना, जरूर याद करना। अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा एक एग्जांपल मैं आपको बता ही देता हूं। बजट की बात करते हैं कि बजट क्या है। तो बजट जो है, तो बजट का सामान्य अर्थ होता है वो होता है चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। अब आप बोलोगे सर ये की बात हुई, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि भारतीय संविधान में अगर आप कहीं पे भी देखोगे तो बजट शब्द आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। उसकी जगह एक शब्द आता है वित्तीय विवरण। उस वित्तीय विवरण के बारे में बात की जाती है, तो बजट शब्द है वो नहीं आता। और ये बजट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई तो उसके बारे में बात कर सकते हैं कि बजट सबसे पहले आया था ब्रिटेन में 1860 ईस्वी में। और ब्रिटेन का जो व्यक्ति था जिसके पास में वित्तीय प्रभार था, वित्तीय भार था, उसका नाम था जेम्स विल्सन। क्या नाम था उसका? जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन। और जेम्स विल्सन साहब जब बजट को पेश करने के लिए विधानमंडल में उपस्थित हो रहे थे तो उनके कागज जो थे, जो भी बजट से संबंधित जो भी कागजात थे, वो सारे के सारे चमड़े के थैले में थे। और जब वो बजट पेश करने के लिए जा रहे थे तो वो थैला है वो हाथ से छूट गया, स्लिप हो गया और वो पेपर है वो बिखर गए और उनके मुंह से निकल गया, बजट बिखर गया। वहीं से ये शब्द है वो पेश किया, जो प्रचलन में आ रहा है बजट बजट बजट, और वहीं से आ रहा है। लेकिन संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो बजट शब्द है वो नहीं के तौर पर माना जाता है। बजट का सामान्य अर्थ चमड़े का थैला, और अगर ऐसे सामान्य माना जाता है तो बजट का मतलब होता है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आय और व्यय का विवरण, जो आगामी ईयर के लिए होता है, आने वाले समय के लिए होता है। और प्रथम बजट अगर जेम्स विल्सन के द्वारा जो पेश किया गया था उसकी डेट अगर आपको जानकारी है तो 18 फरवरी 1860 को किया गया था। आप डेट भी नोट कर सकते हैं, 18 फरवरी। कल मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर पहली बार बजट कब पेश किया गया, तो पहली बार बजट जो पेश किया गया था वो 18 फरवरी 1860 ईस्वी को है वो पेश किया गया था। इस तरह से कानून है वो बन रहे थे और आगे से आगे व्यवस्था चल रहे थे। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे 1909 का भारत शासन परिषद अधिनियम, जिसको अपन कह सकते हैं मार्ले मिंटो सुधार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आपके कोई भी प्रश्न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा जो प्रयास रहेगा कि आपके प्रश्नों का है वो जवाब दूं। और मेरी जो क्लास है वो निरंतर आपको मिलते रहेंगे, आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।